मैम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी वायरस की। ठीक है, जैसे कि हम लास्ट क्लास में वायरस की डेफिनेशन एंड जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी रहेगी कि वायरस में जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं और जिनको नहीं पता है उनके लिए फिर से एक बार मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो वायरस होता क्या है? देखिए, सबसे पहले ये तो है आपका डायग्राम। आपने अपनी डेली लाइफ में तो वायरस नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि डेली लाइफ में होते तो है वायरस, लेकिन हम देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, अति सूक्ष्म होने के कारण हम इनको अपनी नेक्ड आइज से या बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। हो सकता है मेरे इस हाथ में भी वायरस हो सकता है इस डेस्क पर भी वायरस हो, लेकिन क्या हम इनको देख पा रहे हैं? नो। क्यों? क्योंकि हम बिना सूक्ष्मदर्शी के इनको नहीं देख सकते। इनका आकार, इनकी संरचना इतनी छोटी होती है कि इनको बिना सूक्ष्मदर्शी के देख पाना इम्पॉसिबल है। यदि हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो विषाणु को ही, वायरस को ही हिंदी में क्या बोलते हैं आप? वायरस को ही हिंदी में क्या बोलते हैं आप? विषाणु। ठीक है, वायरस को क्या बोल सकते हैं आप? इसको बोलते हैं आप विषाणु। ठीक है, जो विषाणु है या जो वायरस है वो क्या है? अति सूक्ष्म जीव है। ठीक है, अति सूक्ष्म जीव है और अकोशिकीय है। अकोशिकीय का क्या मतलब हुआ कि मतलब इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। कोशिका जो रहती है उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, बिकॉज ये अकोशिकीय है, अति सूक्ष्म जीव है और ये केवल क्या करते हैं? जीवित जीवों में ही वृद्धि कर सकते हैं। मान लीजिए इस पेन पर कोई वायरस है तो वो अपने ही जैसी नई संततियों को जन्म नहीं दे सकता, बिकॉज जो वायरस होता है वो ओनली लिविंग थिंग्स, जितनी भी चीजों पर जीवन संभव है, मान लीजिए मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, प्लांट्स हो गए, इनमें जीवन पाया जाता है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स रहेंगी उनमें ही जो वायरस रहेगा वो अपने ही जैसी नई संतानों को जन्म देगा। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे आपका पेन हो गया, आपका डेस्क हो गया, आपका बुक हो गया, आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें वायरस अपने ही जैसी नई संतानों को जन्म नहीं दे सकता। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? जीवित और अजीवित, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की कड़ी भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कई वैज्ञानिक जो हैं वो इसको लिविंग थिंग्स मानते हैं, क्योंकि ये जब लिविंग थिंग्स पर पहुंचता है तो अपने ही जैसी नई संतानों को जन्म देने लगता है। लेकिन कई वैज्ञानिक इसको क्या मानते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, बिकॉज ये अगर डेस्क पर है या स्पेन पर है तो वो नष्ट नहीं होता और कई साल तक रह सकता है। जैसे ही इसको लिविंग थिंग्स मिलेंगी वैसे ये अपने आप में रिप्रोडक्शन करने लगेगा। और ये जो वायरस होता है वो किससे मिलकर बना होता है? नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका जो किससे मिलकर बना है? आपका न्यूक्लिक एसिड। नाभिकीय अम्ल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो वायरस रहता है वो किस से मिलकर बना है? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। शरीर के बाहर तो ये मृत होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। देखो, मैंने बताया कि जो लिविंग थिंग्स के ऊपर जैसे ही जाएगा वो जीवित हो जाएगा और अपने ही जैसी नई संततियों को जन्म देने लगेगा, रिप्रोडक्शन करने लगेगा। लेकिन जैसे ये अजीवित थिंग्स पे आया तो अजीवितों की तरह ही लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। ठीक है, इन्हें क्रिस्टल के रूप में एकत्रित किया जा सकता है। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता। वही जो चीज मैंने बताई कि बिना किसी लिविंग थिंग्स के ये पुनरुत्पादन या फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, कोशिका के बीच और जीव बीमार हो जाते हैं। एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो वह कोशिका के मूल आरएनए में डीएनए की आनुवंशिक संरचना को अपनी आनुवंशिक सूचना से बदल देता है और संक्रमित कोशिका अपने जैसे संक्रमित कोशिकाओं को पुनरुत्पादन कर देती है। मान लीजिए ये लिविंग थिंग्स में पहुंचा
था वो क्या करता था, आपके संपर्क में जैसे ही आया और आपकी में बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं थी, सभी जानते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं रहती हैं जो दिन प्रतिदिन गुणन करती हैं और कई नष्ट भी होती हैं। तो जैसे ये हमारे शरीर में जाता था वो क्या करता था, हमारी कोशिकाओं के डीएनए और आरएनए को क्या कर देता था, बदल देता था, अपने जैसा बना देता था। और हमें पता है कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, जो सेल है, वो कई गुना तो तेजी से वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है। जो पुरानी सेल्स होती हैं वो नष्ट हो जाती है और फिर से नई सेल्स का निर्माण हो जाता है। और जब इसने हमारी सेल्स, जो हमारी सेल्स थी उन पे क्या कर दिया, उसके डीएनए और आरएनए को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो हमारी जो सेल्स रहेंगी वो भी किसमें परिवर्तित हो गई, हमारी सेल्स कोरोना वायरस में। ठीक है, उस वायरस में परिवर्तित हो गई जिससे हम क्या हो जाते थे, संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये दिया है आपका विषाणु का शाब्दिक अर्थ क्या है, किसने इसकी खोज की है, तो विषाणु का शाब्दिक अर्थ है विषाक्त अणु या कण। ठीक है, विषाक्त अणु या कण का क्या मतलब हुआ, ऐसे कण जिससे क्या होता है, बीमारी होती है, जो विषैले होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विषाक्त अणु या कण। सर्वप्रथम सन 1716 में चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने याद किया। ठीक है, जो एडवर्ड जेनर आपके वैज्ञानिक थे, 1716 में उन्होंने इसको देखा। और किसमें देखा, चेचक विषाणु के कारण होता है। और उन्होंने बताया कि जो चेचक रोग होता है, चेचक जो डिसीज होती है, वो किसके कारण होती है, आपके विषाणु या वायरस के कारण ही होती है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। ये प्रोटीन के स्पाइक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं, इस तरह की संरचना आपको जो दिख रही है वो आपकी क्या है, प्रोटीन के स्पाइक है। क्या है, प्रोटीन स्पाइक्स, प्रोटीन स्पाइक्स है। ठीक है, दूसरा एनवलप है। ये एनवलप क्यों पाया जाता है, जैसे कि आप कोशिकाओं में भी पढ़ चुके हैं, एनवलप किस लिए पाया जाता है, ताकि जो जीवद्रव्य है या वो क्या ना हो सके, इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एनवलप है, हम कोई भी सामान लाते हैं, कोई चीज लाते हैं मार्केट से, तो एनवलप में लाते हैं ना कि फैल ना जाए। क्यों लाते हैं, फैल ना जाए। ऐसे ही कोशिका का जो जीवद्रव्य होता है या वायरस का जो जीवद्रव्य होता है, वो कहीं बाहर ना निकल जाए या उसको कोई हानि ना पहुंचा दे, इसलिए किसका यूज किया, एनवलप का। ठीक है, ये आपका जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसके सबसे अंदर ये होती है आपकी डबल संरचना, ये होती है आपकी कैप्सिड। ठीक है, ये क्या है, आपकी कैप्सिड। ठीक है, और इसमें पाया जाता है आरएनए के जो अणु मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो इस तरह से जो है इस संरचना में जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप जितनी मैंने चीजें आपको समझाई है वो आपको समझ आ रही होगी। ये जो आपका बैक्टीरियोफेज है, ये आपको मैं नेक्स्ट जो रहेगा आपका लेक्चर, उसमें आपको बैक्टीरियोफेज का जो है वो क्लियर करूंगी। यदि हम इसमें बात करें टाइप्स ऑफ वायरस, तो वायरस के टाइप्स कितने होते हैं। एक तो पादप वायरस, उन्होंने बोला पादप वायरस को हम क्या कहते हैं, प्लांट वायरस। ठीक है, ऐसे वायरस जो सिर्फ प्लांट्स पर ही रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको हम प्लांट वायरस कहते हैं। नेक्स्ट है जंतु विषाणु, मतलब एनिमल वायरस, जो एनिमल्स पे ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एनिमल वायरस। देन है जीवाणु भोजी विषाणु, मतलब जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, भक्षण करते हैं या बैक्टीरिया से ही अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं, बैक्टीरिया को खाकर या बैक्टीरिया के ऊपर गुणन या रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी विषाणु। ठीक है, यदि हम चाहें तो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ लेंगे आपका कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस क्या है। जैसे जीवाणु और विषाणु में डिफरेंसेस क्या है, देखिए आप देख सकते हैं जीवाणु क्या होता है, विषाणु क्या होता है। तो देखो जीवाणु और विषाणु में कंफ्यूजन मत होइए। जो जीवाणु होता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया, एंड जो विषाणु होता है उसको हम बोलते हैं वायरस। ठीक है, तो जीवाणु और विषाणु नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। जीवाणु को बोलते हैं हम बैक्टीरिया एंड विषाणु को बोलते हैं वायरस। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ सकते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस क्या है। ठीक है, और हम उसमें पढ़ सकते हैं जो रोगजनक होते हैं, क्या होता है वायरस में, कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी डिसीज वायरस से हो सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास में रहेगा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।